नमस्कार, आपका स्वागत है जनभावना टाइम्स में। मैं हूं गार्गी और हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इनसे जानना चाहेंगे कि भारत 75वां वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन गुरु जी, भारत आज़ादी के इतने साल बाद भी काफ़ी पीछे है, ऐसा क्यों? हम अगर भारत का मूल्यांकन करें कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और हम विश्व में कहाँ खड़े हैं, तो हमें इसके पहले की बहुत सारी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। 75 साल के पहले क्या पोजीशन थी? 75 साल के पहले लगभग 100 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पर राज्य किया और अंग्रेज़ों का राज्य ऐसा था कि वो हमारे यहाँ की धन संपदा को ब्रिटेन ले गए। एक तंत्र था जो कि यहाँ के धन दौलत को, पैसे को ब्रिटेन ले जाता था। जो उन्होंने नीतियाँ लागू की, आर्थिक नीतियाँ लागू की, इसके साथ ही जिस तरह से उनके भू राजस्व नियम रहे, और उसके बाद भी आज 70 साल में भारत दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था है। तो उस दृष्टि से तो हमने काफ़ी प्रगति की है। और अगर ब्रिटिश से पहले की भी बात करें तो हम देखे हैं कि हमारे यहाँ पश्चिम से आक्रमण होते रहे और बड़े बड़े आक्रमणकारी ऐसे रहे जो सैकड़ों हजारों घोड़ों और ऊँटों पे सोना लादकर भारत से ले गए। उसके बाद भी भारत इस व्यवस्था में रहा, ऐसी अवस्था में रहा, सोने की चिड़िया बना रहा, और आज भी हम संघर्षशील हैं। ये बात और है कि हम इससे भी अधिक प्रगति कर सकते थे, हम इससे भी आगे जा सकते थे। हमारा पड़ोसी देश चीन है, जो कि कभी हमारे बराबर या हमसे नीचे था, अब बहुत आगे हमसे है। इसके लिए हमें अंदर देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि क्या कारण इसके लिए हो सकते हैं। इसके लिए प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो भारत का हर व्यक्ति अगर अपने आप को भारतवासी मानेगा, यहाँ लोग जातियों में और धर्म में बटे हुए हैं। इससे क्या है कि ऐसे मुद्दे व्यक्ति की जो ऊर्जा है उसको अनावश्यक दिशाओं में फैला देते हैं। व्यक्ति अपना 100% दे नहीं पाता। दूसरी बात, अगर हमारी सभ्यता में भारतीय मूल्यों को रखा गया होता और भारतीय मूल्यों को लेकर हम आगे बढ़े होते तो हम आज रिसर्च के फील्ड में, हम नए इनोवेशन के फील्ड में काफ़ी आगे होते। लेकिन जो अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य था उनका था कि हमें काम करने के लिए अच्छे वर्कर्स मिलते रहें, और यही शिक्षा पद्धति 70 सालों तक चली आई। हमारी पूरी शिक्षा पद्धति का एक उद्देश्य हो गया कि बंदे को नौकरी मिल जाए, वो नौकरी करने वाला बंदा मिल जाए, कहीं उसको नौकरी मिल जाए। 10-5 हज़ार से लेकर 20-25-50 हज़ार तक की नौकरी ढूंढनी। इससे क्या होता है कि व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता है, वह एक ऐसी मानसिकता को लेकर चलता है कि कुछ छोटा सा रट लिया जाए, कुछ जानकारी प्राप्त कर ली जाए और कहीं 2 पैसे का उसको रोज़गार मिल जाए। ऐसी मानसिकता जिस देश की बहुसंख्यक जनता रखती हो, बहुत सारी जनता रखती हो, वो देश दुनिया में नंबर 1 या बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आपको अगर दुनिया में नंबर 1 बनना है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको वैचारिक स्तर पर दुनिया में सबसे आगे रहना पड़ेगा। वैचारिक स्तर पर तब आप आगे रह सकते हो जब आप छोटी चीज़ों में नहीं पढ़ो। अगर कोई व्यक्ति है, अगर यही सोचता है कि मेरा बच्चा 20 साल का है, 15 साल का है, 10 साल का है, 2 पैसे कमा के लाए, तो उसका बच्चा निश्चित ही उस समय 5,000, 10,000, 20,000 कमा के ले आएगा, लेकिन वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, ह्यूमन रिसोर्स बनाता है, डॉक्टर बनाता है या इंजीनियर बनाता है, PhD कराता है, रिसर्च करवाता है, साइंटिस्ट बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में बड़ा योगदान दे पाता है, इकोनॉमी को और आगे लेकर जा पाता है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारा भारत का जेनेटिक पूल है, बहुत रिच है। यहाँ की मेधा का, यहाँ की बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अगर आप पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखने चले जाओ, डॉक्टर्स को देखने के चले जाओ, भारत के लोग जो विदेशों में आज रह रहे हैं, वहाँ सेटल हो गए हैं, वहाँ भारतवंशियों की आप स्थिति देखो तो आपको बहुत सुखद आश्चर्य होगा, बहुत प्रसन्नता होगी कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को समायोजित किया है, अपनी स्तर को कितना ऊपर बढ़ाया है। उस देश, दूसरे देश के रहने वाले लोगों से उच्च स्तर भारत से जाकर बसने वाले लोगों का है। उसका कारण ये है कि भारत देश उन लोगों को वो व्यवस्था नहीं दे पाया, वो ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई कि उतनी प्रतिभाएं भारत में खप जाएं, तो वो प्रतिभाएं बाहर चली गई। नई नई प्रतिभा जा रही हैं, ये भी अच्छी बात है कि भारत के लोग हर जगह जा रहे हैं और अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता का नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम
भारत को इस स्टेज से दुनिया के नंबर 1 तक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मूल्यों की बात करनी होगी। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा मूल्य है, कौन सा ऐसा तत्व है जो किसी को आगे बढ़ाता है। कहीं अगर खनिज मिल रहे हों, ऐसा लगता है कि अगर कोई मिनरल रिच है तो वो बहुत प्रगतिशील होगा, वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है तो बहुत अमीर होगा। ऐसा नहीं। आप झारखंड देखो, झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की बहुत प्रचुरता है लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पंजाब में संसाधन कम है लेकिन फिर भी आगे है। अगर महाद्वीप देखो तो अफ्रीका में बहुत सारे खनिज तत्व हैं लेकिन पीछे है, यूरोप में तुलना में नहीं है, फिर भी आगे है। सबसे बड़ा उदाहरण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल को जो ज़मीन दी गई, नितांत अनुपजाऊ भूमि थी, मिनरल्स भी नहीं थे, पानी भी नहीं था। लोग सोच रहे थे कि यहाँ तो सर्वाइव करना ही व्यक्ति का मुश्किल है, और आज वो देश विकसित देशों की सूची में आकर खड़ा हुआ है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी सभ्यता को, संस्कृति को, देश को विकसित बनाती है? विकसित देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बन सकता है? वह है आपके मूल्य, आपकी संस्कृति, जो आपको आगे लेकर जाती है, जो है निश्चित करती है कि सभ्यता अगर नीचे से ऊपर तक 100 है तो आप कहाँ पर रहोगे, नीचे रहोगे, यहाँ रहोगे या टॉप पर रहोगे। यह सोच है। इजराइल के जो लोग थे वो यहूदी पूरी दुनिया में प्रताड़ित हुए, उत्पीड़ित हुए भारत के सिवा, और वो जाकर अलग अलग देशों में रहने लगे। जो उसमें समर्थ थे वही दूसरे देशों में भाग कर रह पाए। जो बेचारे गरीब थे उन्होंने या तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया या मारे गए, या कहीं उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो समर्थ थे वो अपने धर्म की रक्षा करते हुए अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए। और चूँकि उनके मूल्य उच्च थे, उनकी सोच उच्च थी, तो जहाँ पर भी हो गए वहाँ पर उन्होंने प्रगति की, और अंततोगत्वा उन्होंने अपने लिए एक देश के रूप में भूमि को चुना, और वो उस अनुपजाऊ अनुर्वर भूमि को उन्होंने स्वर्ग की तरह बना दिया। सारी विरोधी शक्तियों ने एक साथ मिलकर उन पर आक्रमण किया और उनको भी इजरायलियों ने, यहूदियों ने हरा दिया। वो जिस भूमि में गए उससे अधिक उपजाऊ उर्वर ज़मीनें आसपास के लोगों की थी। आसपास के लोग संख्या में भी अधिक थे, उनके पास संसाधन भी अधिक थे, उनके पास पेट्रोलियम पदार्थ भी थे। इसके बावजूद वो उन्नति नहीं कर पाए, और सारे अभावों के बावजूद यहूदी इजराइल में उन्नति कर गए। इसका कारण ये था कि उनके पास सोच थी, उनके पास मूल्य थे, उनके पास सभ्यता थी, उनके पास संस्कृति थी। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, विश्व में नंबर 1 बनाना है, तो हमें अपने मूल्यों पर काम करना होगा, ना कि यूरोपियन वैल्यूज़ पे। पाश्चात्य मूल्यों पर काम कर कर हम नंबर 1 नहीं बन सकते। जो बैल के पीछे गाड़ी चलती है वो कितनी काबिल क्यों न हो, वो बैल के आगे नहीं चल सकती। हम यूरोप को फॉलो करके कभी आगे नहीं निकल सकते यूरोप से, हम अमेरिका को फॉलो करके कभी अमेरिका से आगे नहीं निकल सकते। आज कष्ट की बात है, लेकिन हमारी उच्चतम जो संस्थाएं हैं, हमारी उच्चतम संस्थाएं भी आज मूल्यों के लिए यूरोप और अमेरिका का मुँह झाँकती हैं। जो मूल्य अमेरिका और यूरोप में वैध करार दे दिए जाते हैं, तो हमारी उच्चतम संस्थाएं भी उनके वैध करार देती हैं। समलैंगिकता भारत में नहीं थी, लेकिन यूरोप ने इसे एक अनिवार्य मानवीय लक्षण, मानवीय पहलू बताया, और भारत में वैध दे दी गई। आज ऐसा लगता है कि अगर एक दिन यूथेनेशिया को यूरोप वैध कर देगा तो भारत भी उसे वैध कर देगा, जबकि हमें अपने मूल्यों पर जीवन जीना चाहिए। जो मूल्य हमारे हैं उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, और देखना चाहिए कि यहाँ के इंसान, इनका एक पुराना इतिहास क्या है, किस तरह से हमने पूरे विश्व पर राज्य किया है, हमारी सभ्यता कैसी थी, हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी एक आर्थिक जीवन के मूल तत्व क्या थे, हमने किस तरह जीवन जिया। अगर हम उन तत्वों को पकड़ेंगे, उनको लेकर आगे आएंगे और सनातन सभ्यता को लेकर आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हमें इतना साहस होना चाहिए कि हम प्राइड के साथ कह सकें कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और यह हमारी सभ्यता है। और हमें भी अब आज अपना एक देश चाहिए, एक संरक्षित देश चाहिए, ताकि कोई धर्म के आधार पर हमारा उत्पीड़न ना कर सके। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है, सनातन धर्म ऐसा नहीं है किसी के विरोध की बात करे, लेकिन अगर आज हम ऐसे परिवेश में एक अपने लिए देश नहीं बना सकते, तो हम विश्व गुरु होने की बात करें, विश्व का नंबर 1 होने की बात करें, तो बहुत मामूली बात लगती है, बहुत छोटी बात लगती है। ऐसा लगता है कि हमारा चिंतन का लेवल बहुत छोटा है,
हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा। अगर हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम इस बात को नहीं कह सकेंगे कि सनातन सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और भारत को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए और होना चाहिए। अगर यह नहीं हो पाएगा तो फिर विश्व के गुरु बनने की, विश्व में नंबर 1 बनने की बातें कपोल कल्पनाएँ बातें रहेंगी और चर्चा का विषय रहेंगी, सुनने में बहुत अच्छी बातें लगेंगी। तो वो कहते हैं ना कि एक संस्कृत में श्लोक है जिसका तात्पर्य यह है कि एक शादी शेर की हो रही थी, उसमें ऊंट और गधे दोनों इनवाइटी थे, दोनों आए, दोनों डांस करने लगे, गाना गाने लगे। तो ऊंट ने गधे से कहा, वाह क्या सुरीला गाना गाते हो। तो गधे ने ऊंट से कहा, क्या बढ़िया डांस करते हो आप तो सर्वश्रेष्ठ हो। दोनों एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठता का तमगा देने लगे। तो भारत में भी, भारत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो अपने को नंबर 1 बनाने का सपना दिखाते हैं लोगों को, और ऐसा आपस में लोग तारीफ़ कर रहे हैं एक दूसरे की, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ तभी बनेंगे जब हम अपने आप को अंदर से सर्वश्रेष्ठ माने, हम अपने मूल्यों को सर्वश्रेष्ठ माने, हम अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ माने और हम इस बात के लिए आवाज़ उठाएं कि हाँ, हमारा एक देश हो। आज हम बातें चाहे कितनी भी बड़ी कर लें, लेकिन यथार्थ है कि आज सनातन एक भी देश नहीं है, दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हम अगर अपने लिए एक राष्ट्र नहीं मांग सकते, राष्ट्र बना नहीं सकते, जबकि हम ही बहुसंख्यक हैं, तो फिर बातें बड़ी बड़ी करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले हमें इस काम पे लगना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इनके मूल्यों पर काम को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद वो दिन दूर नहीं जब वास्तव में भारत विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने जैसे बोला कि हम अपने संस्कृति सभ्यता को भूल रहे हैं और उसके विपरीत जा रहे हैं, इसीलिए हम कहीं ना कहीं तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि पढ़ना लिखना, इंजीनियर, डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग अपने आर्थिक स्थिति के कारण कम पढ़ाई करके तुरंत जॉब में लग जाते हैं, तो वो कैसे इस परिस्थिति से निकले? ये कार्य है राज्य का। राज्य के उद्देश्य सुनिश्चित होते हैं और राज्य, लोकतंत्र है भारत देश, और लोकतंत्र में राज्य वही करता है जो जनता चाहती है, जो जनता मांगती है। अगर जनता अपनी छोटी बातों में खुश हो जाती है कि मुझे ये मिल गया, कोई साइकिल बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई कुछ दे रहा है, छोटी बातों में खुश हो गई, राज्य के लिए सबसे आसान है छोटी बातें देकर। लेकिन अगर जनता के अंदर से मांग आए कि भाई हमें आगे बढ़ना है और हमें कोई छोटी सी नौकरी लेकर बैठ नहीं जाना है, संतुष्ट नहीं हो जाना है, हमें जीवन में संघर्ष करना है। कोई भी चीज़ आपको अगर घर बैठे मिल रही है तो समझो आपका बुरा कर रही है। बिना संघर्ष के अगर आप कोई संपत्ति पा जाते हो, कुछ भी पा जाते हो, वह आपके लिए हितकारी आपको लगती है, लेकिन वो आपके लिए हितकारी नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदेह होती है, आपके लिए आपके संघर्ष की शक्ति को कम करने वाली होती है। तो आज इस देश ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। सरकार अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर सकती है अगर चाह ले। अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है सरकार। अगर सरकार ने अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, तो हमारे पास एक जगह मिल गई, आगे बढ़ने के रिसोर्सेज मिल गए। और बिल्कुल सही है कि किसी भी देश में हर बच्चा वैज्ञानिक नहीं बन जाएगा, लेकिन ऐसा वातावरण होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए कि कम से कम कुछ बच्चे उस ऊंची सोच पर पहुंच जाएं। आप देखो, आज से आप 10 साल 15 साल पहले देख लो तो ओलंपिक में गोल्ड लाना भारत की सोच में ही नहीं था कि भारत कभी ओलंपिक में गोल्ड मिल भी पाएगा। कितने भी एशियन गेम्स होते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स होते थे, बहुत छोटे मोटे मेडल्स आ जाते थे, भारतीय पहलवान हर जगह पिट रहे होते थे। आज परिस्थिति ये है कि खेलों में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमारी सोच बड़ी हुई है। हम अगर सोच बड़ी कर लेते हैं तो धीरे धीरे संसाधन अपने आप आ जाते हैं। तो सोच बड़ी करना है। इजराइल का उदाहरण बहुत अच्छा है। उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन सोच बड़ी थी। अगर हमने सोच को बड़ा कर लिया तो धीरे धीरे संसाधन अपने आप जुटने लगेंगे। जी बिल्कुल गुरुजी, आज आप स्टूडियो में आए और हमें बताया कि सोच ऊंची रखनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अच्छी खबरों के लिए और अच्छे विचारों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।